बाली जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है और जो एशिया की ही एक कंट्री है। एशिया कॉन्टिनेंट का आप बोल सकते हैं ये एक लास्ट कंट्री है, क्योंकि इसके आगे से शुरू होने वाला होता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। यहाँ जो करेंसी चलती है वो है इंडोनेशियन रुपया, जिसकी वैल्यू 1 रुपया होता है 180 इंडोनेशियन रुपया के बराबर। ये वन ऑफ द चीपेस्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है। तो बात करते हैं हाउ टू रीच बाली की, कि आप बाली कैसे पहुंच सकते हैं। तो इंडिया के बहुत सारे सिटीज़ से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी। मैंने जो फ़्लाइट ली थी वो ली थी कोलकाता से, क्योंकि वो थी चीपेस्ट फ़्लाइट। मुझे ये फ़्लाइट पड़ी 30,000 में, आना जाना दोनों मिलाकर। वो भी इसलिए क्योंकि मैंने इसको बुक किया जस्ट 15 दिन पहले। अगर आप प्री प्लान करके चलेंगे और बहुत पहले बुक करेंगे तो 25,000 रुपीज़ में आपका आना जाना आराम से हो जाएगा। इसके अलावा भी दिल्ली से फ़्लाइट मिलती है, मुंबई से फ़्लाइट मिलती है, और भी इंडिया के बहुत सारे सिटीज़ से आपको फ़्लाइट मिल जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द फ़्लाइट आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट्स मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट के चार्जेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। बाली सिर्फ पहुंचना आपके लिए थोड़ा सा कॉस्टली लगेगा, उसे देखकर घबराइएगा मत, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बहुत सस्ता है। मैं आ चुकी हूँ बाली में, सुपर एक्साइटेड हूँ, लेकिन यहाँ आते ही हो गया है मेरा खर्चा, और वो भी पूरे 5 लाख इंडोनेशियन रुपए का। कैसे, वो मैं बताती हूँ। तो मैं जैसे ही आगे आई और वीज़ा ऑन अराइवल का सपना देखकर पहुँच गई इमिग्रेशन काउंटर पे, लेकिन वहाँ आते ही पता चला, उन्होंने जब मुझसे मांगा वीज़ा, तो मैंने बोला भाई वीज़ा तो ऑन अराइवल है। बोले या बट यू हैव टू पे। मैं बोला भाई पे करना पड़ेगा। तो फिर मैं गई पेमेंट काउंटर पे, जो कि पहले बना होता है। तो कायदे से आपको क्या करना होगा, आपको पहले ही पेमेंट काउंटर पे जाना होगा, जहाँ पे 34 जो डॉलर है, US डॉलर, उसकी फ़ीस आपको पे करनी होगी। ये जो 34 डॉलर है, इसमें आपका टैक्सेस ऐड होगा, तो ऑलमोस्ट जो आपको प्राइस पड़ेगी वो 35 डॉलर पड़ेगी। आपके लिए कार्ड यहाँ पे एक्सेप्ट होता है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप करेंसी पहले से लेके आए। अपना कार्ड स्वाइप करके और बहुत ही आसानी से वो 35 डॉलर का पेमेंट आप कर सकते हैं, जो कि इंडियन रुपीज़ में आप समझ सकते हैं कि 3,000 रुपये तक का आपको पड़ेगा। उसके बाद में आपको स्टैंपिंग कर दी जाती है और भेज दिया जाता है बाहर। बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए जाते हैं, बट सबका अलग अलग केस है, किसी के साथ किया जा सकता है। आपका फ़ोटो क्लिक होता है, आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है किस पर्पज़ से आए हो, कहाँ जाने वाले हो, और आपको उसके लिए अपने साथ में रिटर्न फ़्लाइट और जो भी आपका अकोमोडेशन है या जो भी पैकेज का डिटेल है वो सब साथ में रखना चाहिए फॉर अ सेफर साइड, क्योंकि कोई भी कभी भी पूछ सकता है। उसके बाद मैं आई बेल्ट काउंटर पे, अपना लगेज कलेक्ट किया, और अब मैं जाने वाली हूँ बाहर, और जहाँ पे वेट कर रहे हैं मेरा कोई ना कोई, क्योंकि मैंने लिया है पैकेज, इस वजह से। वैसे आप चाहें तो पैकेज ले सकते हैं, और उसकी डिटेल्स मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीज़ा मिलने के बाद ही आपकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती है, आपको देना होता है कस्टम डिक्लेरेशन। वैसे नॉर्मली कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है, जब आपके पास कुछ है तो आप जाते हैं रेड चैनल से, अदरवाइज़ आप ग्रीन से जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा रूल है कि आपके पास में कुछ हो या ना हो, आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन यहाँ पे जो लैपटॉप्स PCs लगे हैं उनमें भी आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहीं पे वेबसाइट मेंशन है, उससे भी कर सकते हैं। बट एडवाइजेबल ये है, अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो 3 दिन पहले यही सब प्रोसीजर आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। तो 3 दिन पहले ही जो वेबसाइट का लिंक मैं दूंगी वहाँ पे जाके आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अपने सारे फैमिली मेम्बर्स का एक साथ आप कर सकते हैं, मतलब कंपल्सरी नहीं है कि आपको सबका अलग अलग करना पड़ेगा। आपको एक QR कोड मिलेगा सब कुछ रजिस्टर करने के बाद वेबसाइट पे, और उस QR कोड से आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम इतने नंबर ऑफ बैग्स है, ये मेरा फ़्लाइट नंबर है, ये पासपोर्ट नंबर है, और ये सारी डिटेल्स देकर आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कस्टम के अंडर में आती है। और वो करने के बाद में अब मुझे लगता है कि फाइनली मैं बाहर जा पाऊँगी। तो जैसे ही आप बाहर आते हैं आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, चाहे आपको टैक्सी लेनी हो या आपको मनी एक्सचेंज करवानी हो। लेकिन INR से यहाँ पे मनी एक्सचेंज नहीं हो रही है, यानी एयरपोर्ट पे तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आप रुपीज़ देकर और ले सकें। लेकिन अगर आपके पास में डॉलर या यूरो है तो आप यहाँ से एक्सचेंज करवा सकते हैं। अब रुपीज़ का क्या रेट मिलता है और रुपीज़ कहाँ से एक्सचेंज होते हैं वो बाहर जाकर देखते हैं। तो एयरपोर्ट पे जो करेंसी रेट है वो है 1 रुपी, यानी 1 इंडियन रुपी जब आप देते हैं तो आपको एक्सचेंज में मिलता है
150 इंडोनेशियन रुपी। तो ये जो एक्सचेंज रेट है ये वैसे काफ़ी लो है, क्योंकि आप बाहर से अच्छी रेट मिल जाएगी आपको, लेकिन आपको अर्जेंसी है, आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर कुछ खाने पीने के लिए अर्जेंटली कुछ मनी रखनी है अपने पास में, तो थोड़ा सा एक्सचेंज आप यहाँ से करवा लें और बाकी आप बाहर जाके करवाएं, जहाँ पे आपको अच्छी खासी रेट मिल रही हो। अभी ये अच्छी खासी रेट क्या है वो बाहर जाके जानेंगे। सुबह के बज गए हैं 12 यहाँ पे, और इंडिया में टाइम जो चलता है वो 2.5 घंटे पीछे चलता है, तो वहाँ पे अभी बज रहा होगा ऑलमोस्ट 9:30 ऐसा कुछ टाइमिंग है। और मैं निकल रही हूँ, काफ़ी लेट हो गई हूँ। एक तो मेरे थ्रॉट में थोड़ा प्रॉब्लम है, ऊपर से पूरा नाइट मैंने ट्रैवल किया है, मतलब रात को 1 बजे निकली थी और फिर पूरा दिन, और फिर यहाँ रात को ऑलमोस्ट 1 बजे पहुँची हूँ। तो एंटायर 24 आवर्स हो गए, क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और थोड़ी सस्ती फ़्लाइट के जुगाड़ में ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट देखते हैं या ज़्यादा पे करने को रेडी होते हैं तब आपको डायरेक्ट फ़्लाइट भी मिल जाती है, जिसमें हॉल बहुत कम होता है, बट इसमें हॉल बहुत ज़्यादा था, इस वजह से काफ़ी टायरिंग रहा। बट फिलहाल शुरुआत हो चुकी है, बाली की गलियों की तरफ मैं निकल गई हूँ। रात को आते वक्त जो मुझे फीलिंग आई थी वो बिल्कुल देसी वाली, इंडियन वाली आई थी, ऐसा लग रहा था मैं इंडिया में ही घूम रही हूँ। फिलहाल बाहर का अगर नज़ारे की बात करें तो शॉपिंग के लिए काफ़ी सारे प्लेसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं आगे तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं बाली में क्या क्या है एक्सप्लोर करने को। तो अभी मैं आ पहुंची हूँ सिम लेने के लिए। मार्केट में ही बहुत सारे शॉप्स है। जो मैंने सिम लिया है वो है 1,50,000 इंडोनेशियन रुपीज़ का, यानी ऑलमोस्ट 750 रुपये का, और इसमें मुझे मिलने वाला है सिर्फ 7 GB डेटा, यानी 1 GB पर डे। जो मतलब पुरानी बहुत से लोगों ने ओल्ड लिमिट में चलाया हुआ होगा, तो वो लिमिट मुझे यहाँ याद आ गई है। वैसे मुझे सिर्फ व्हाट्सएप चलाना है, होटल में वाईफाई है, तो सिर्फ दिन के टाइम के लिए मुझे सिम की ज़रूरत है। तो यहाँ से मैं सिम बाय कर रही हूँ। लोकल वेंडर है, बिल्कुल रास्ते में मुझे शॉप मिल गई। आपको भी आसानी से ढेरों शॉप्स रास्ते में मिल जाएगी। क्योंकि मेरा होटल था उबुद में और मुझे यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा वो आप सोच भी नहीं सकते। सुबह के 12 बजे मैं निकली थी और अभी बज रहा है 3, यानी 12 से 3 ड्यू टू ट्रैफिक एंड ऑल। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई है, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसको थोड़ा बियर कर लीजिएगा। यहाँ के रोड्स बहुत सकड़े से हैं, बिल्कुल पतले पतले रोड में से जो गाड़ियाँ निकलती है उसी में से स्कूटी निकल रही है, उसी में से लोकल लोग जा रहे हैं, इस वजह से ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम रहता है। इसका जो प्राइस है टिकट का वो है 75,000, हाँ, लेकिन रुपीज़ नहीं, यहाँ की करेंसी में है। और इसके साथ मुझे ये वाटर बॉटल भी मिली है। इस प्लेस का जो नाम है तो उलुन डानू टेम्पल ये है, और इसके अंदर जाके हम देखते हैं इसमें क्या है एग्जैक्टली, क्या एक्सप्लोर करने को है, कैसा ही दिखाई देता है। बाहर से जो इसका व्यू है वो लेक दिखाई दे रही है, और मुझे अभी तक जो भी अब बाली मैंने देखा है इंडिया वाली देसी वाली वाइब्स आ रही है। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर एक्सप्लोर करने को क्या है। टिकट को स्कैन करके आप आ जाते हैं अंदर, और अंदर आते ही जो वाइब सबसे पहले आ रही है वो आ रही है गार्डन की। जैसे ही आप अंदर की साइड आएंगे तो आपको पहले तो लगेगा कि सिर्फ एक गार्डन ही है, लेकिन उससे जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे आपको दिखाई देगा ये खूबसूरत सा मंदिर। और ये लिटरली इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत सुंदर लगेगा। आपकी फ़ोटोग्राफ्स यहाँ बहुत प्यारे आएंगे, यहाँ से लेक का व्यू बहुत अच्छा आएगा। इसकी जो टाइमिंग है वो है मॉर्निंग 6 से इवनिंग 6 की, और उसमें आपको आना होता है 400 रुपीज़ का इसका एंट्री टिकट है। जो अगर आप पैकेजेस लेते हो तो उनमें ये प्लेस कवर्ड होता है, यानी उसमें उसकी आपकी एंट्री फ़ीस भी कवर्ड होती है। अगर आप कस्टमाइज़ करते हो तो आपको एंट्री फ़ीस देनी होती है। फ़िलहाल नज़ारों का मज़ा लेते हैं। तो अभी मैं जिस गेट पे हूँ इसका नाम है हंडारा गेट, जिसकी एंट्री फीस आपको देनी पड़ती है, और उस एंट्री फीस को देने के बाद आपको मिलती है एक फ़ोटो, जिसमें आपके दोनों तरफ गेट्स लगे होते हैं और आप बीच में खड़े होते हैं। तो आप चाहें तो इस सिर्फ एक फ़ोटो के लिए पैसे वेस्ट ना भी करें, बाहर से दूर से अगर फ़ोटो क्लिक करवानी है तो कर सकते हैं। और अगर आपका अच्छा खासा बजट है तो आप जाके इस फ़ोटो के लिए यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। वैसे ये जो स्ट्रक्चर है ये अभी जहाँ से मैं आई हूँ उस टेम्पल के ऑलमोस्ट सिमिलर है, और मैंने सुना है यहाँ पे जितने भी प्लेसेस हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसा ही है, क्योंकि अभी तक जितना भी मैंने बाली देखा उनमें टेम्पल्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल जो बोल सकते हैं ऑथेंटिक ऑर्गेनिक हिंदू कल्चर वाली जो वाइब है वो देने वाला है, और वैसा ही सब जगह दिखाई दे रहा है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, ग्रीनरी बहुत प्यारी है, और अभी तक ट्रिप में बहुत मज़ा आ रहा है।
मेरे पास है रेड यमी यमी वाली स्ट्रॉबेरीज जो कि मुझे मिली है, ये पूरा पैकेट मिला के सिर्फ 120 रुपये में। मतलब मुझे याद है महाबलेश्वर में खरीदी थी और वो 250 रुपीज़ में मुझे ऐसा पैकेट मिला था। तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी सस्ती है और यहाँ पे फार्म्स भी हैं और बिल्कुल फ्रेश और ऑर्गेनिक आपको मिलेगी। खाते हैं मस्त झटपट और चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो अभी जिस प्लेस पे मैं आ गई हूँ वो है ताना लॉट, जो कि सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। जैसे ही आप पार्किंग से आगे आगे बढ़ते जाएंगे आपको थोड़ा खूबसूरती का लेवल जो है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा और जब आप पहुँच जाएंगे इस मेन जगह पे तो आपको बैक साइड में दिखाई देगा ये बहुत ही खूबसूरत सा समुंदर और उसके बैक साइड में वहाँ दिखाई देगा सनसेट, जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और ये यहाँ का मेन जो है आप कह सकते हैं यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। ये इस साइड पे गार्डन है और यहाँ से ये वेव्स आपको दिखाई दे रही है जो बहुत ही खूबसूरत है। कहते हैं जब लो टाइड होता है, यानी कि जब समुद्र की लहरों का जो बहाव है वो बहुत कम हो जाता है, तो ये जो नीचे है यहाँ तक आप जा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और नीचे भी थोड़ी मस्ती कर सकते हैं। फिलहाल हाई टाइड का टाइम चल रहा है और मैं बढ़ रही हूँ आगे की तरफ जहाँ से सनसेट बिल्कुल पास से दिखने वाला है। मेरी डे 1 की आइटनरी के सारे प्लेसेस कूटा के थे। मेरा स्टे उबुद में था जिस वजह से मैं सिर्फ 2 ही पॉइंट कवर कर पाई। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप कूटा में ही अपना स्टे ले, क्योंकि ये सारे प्लेसेस कूटा के पास ही पड़ते हैं। आज का डिनर करके मैं निकलने वाली थी कल एक नए सफर पे। सुबह के 11:30 बज चुके हैं और ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं ड्राइव करते करते और मैं पहुंच गई हूँ वाटर स्पोर्ट्स एंड डाइविंग सेंटर। अभी अंदर जाके देखते हैं क्या है। अंदर जाने के लिए एंट्री फीस है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है और अंदर जाके क्या क्या प्राइसेस लगती है, कौन कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं, सारी डिटेल्स अंदर जाके पता करते हैं क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं पता है। तो अभी मैं जिस वाटर स्पोर्ट्स सेंटर के अंदर आई हूँ, धूप बहुत तेज़ है और मेरी आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, गला बिल्कुल डेड हो चुका है। यहाँ पे पीछे हो रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स और यहाँ पे सभी तरह के वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल है। आप चाहे स्कूबा करना चाहते हैं या फिर आप करना चाहते हैं जेट स्की, बट मुझे बहुत ही नॉर्मल से लग रहे हैं। मैंने 2-3 वाटर स्पोर्ट्स अभी अपने सामने देखे हैं बट बहुत ही नॉर्मल से हैं। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया और आप एक ठप्पा लगाना चाहते हैं कि मुझे फॉरेन में करना है तो आप कर सकते हैं। चार्जेस की भी बात कर लेते हैं। 5000 रुपीज़ में स्कूबा होती है, पैरासेलिंग 2500 में और कुछ इसी तरह के सारे रेट्स हैं। फिलहाल मुझे जो पता चला है कि एक ही डाइविंग सेंटर है, इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शन है तो मैं ज़रूर बताऊँगी। बाकी अगर आपने कभी कुछ भी ट्राई नहीं किया है और आप अपनी हनीमून ट्रिप पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए एक ना एक वाटर स्पोर्ट्स ट्राई करना तो बनता है। मुझे लगता है आपको स्कूबा या फिर सी वॉक में से कुछ यहाँ पे ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो अभी मैं आ चुकी हूँ GWK कल्चरल पार्क में और जहाँ आने के लिए आपको पे करनी पड़ती है एंट्री फीस। वो एंट्री फीस क्या है वो तो मैं बाद में बताऊँगी, बट फुल है या नहीं है वो भी मैं बाद में बताऊँगी। फिलहाल मैं ले रही हूँ इस राइड का मज़ा और इस राइड से ही आप जाते हैं। अगर आप एंट्री टिकट लेते हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब एंट्री टिकट में ही आपका इंक्लूड होता है। और मेरा इस जो पैकेज था उस पैकेज में घोड़े भी जाते हैं और देखते क्या है। वैसे यहाँ पे जो दूर से आप आते हैं तभी आपको स्टैचूज़ दिखने लग जाते हैं, बड़े बड़े स्टैचू किसके हैं और ये GWK क्या है वो मैं आगे बताऊँगी। GWK कल्चरल पार्क में मैं आ चुकी हूँ और जहाँ के लिए आपको बाय करना होता है एंट्री टिकट और जिसकी जो प्राइस है बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आपको लेना होगा 700 रुपीज़ का टिकट। अगर आप बाय बुग्गी ये पूरा क्लियर करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ तक पे करना होगा। अब यहाँ पे जैसे हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहाँ पे अगर आपको ऊपर की तरफ जाना है तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पे है। यहाँ पे भी आपको स्टैच्यू को ऊपर से अगर देखना है तो उसके ट्रिप के आपको देने पड़ सकते हैं 1600 से 1700 रुपये। और अगर आपको करना है सिर्फ फूड वाला, मतलब अंदर जाके रेस्टोरेंट के वाउचर्स को यूज़ करना है जो कि ऑलमोस्ट यहाँ के 2 लाख रुपए के बराबर होते हैं, तो उसके लिए आपको जो प्राइस पे करना पड़ेगा वो होगा ऑलमोस्ट 1200 रुपीज़। तो मैंने जो टिकट लिया है वो बिल्कुल नॉर्मल वाला 700 रुपीज़ वाला टिकट है। इतना छोटा सा आपको मिलता है। तो अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है और कितना टाइम लगता है घूमने में। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हैं और आपको सबसे पहले जो एक्सेस मिलता है वो मिलता है एक बहुत ही प्यारे से आर्ट
क्लब का बोल सकते हैं, या फिर जिसकी एंट्री बिल्कुल फ्री होती है वो उसका मिलता है। GWK पार्क में जैसे ही आप एंट्रेंस से थोड़ा सा आगे चलेंगे, सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको दिखाई देंगे W से विष्णु भगवान। यहाँ पे W से है, हम V से लिखते हैं, और W से विष्णु भगवान है। 23 मीटर की हाइट पे ये स्टैचू बना हुआ है। इसका एक हाथ जो है वो मुझे लगता है क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन यहाँ आने के बाद में आपको बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं आएगी और समुद्र का बिल्कुल नीला नीला सा व्यू दिखाई देने लगेगा। और आज क्योंकि बादल छाए हुए हैं तो आसमान भी बहुत ही नीला और सफ़ेद का पिक्चर लग रहा है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे आके कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करवा सकते हैं, थोड़ी देर बैठ सकते हैं। आज बहुत धूप है, हो सकता है जब आप आए और पूरा बादल हो तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे स्टैचू की तरफ चलते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा GWK बता पाऊँगी। अभी मैंने आपको सिर्फ W बताया है। GWK के गरुड़ जी अब मेरे पीछे हैं, और आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे विष्णु जी के स्टैचू से नीचे की तरफ तो आपको ये दिखाई देगा सामने कुछ अनाउंसमेंट्स चल रही है, वहाँ जाके भी देखते हैं क्या हो रहा है। और इसी के अगेंस्ट में एक और बना हुआ है जहाँ पे मूवी चलती है। वो मूवी कैसी है वो तो बाद में पता चलेगा। तो मैं आपको बताती हूँ 3 बजे से उसका शो स्टार्ट होने वाला है। फिलहाल हल्की सी धूप हटी है तो काफ़ी राहत की सांस मिली है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, इसलिए आपके लिए ये मस्ट है, सनस्क्रीन मस्ट है। और हेड मैं लाना भूल गई हूँ, आप ना भूलें, अपने साथ में कैप या हेड ज़रूर कैरी करें। बाकी अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत बड़ा स्टैचू है, हालांकि विष्णु जी का स्टैचू इससे बड़ा है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपको फ़ोटो सेशन करवाते हुए ट्रेडिशनल ड्रेस में दिख जाएंगे। GWK के पास मैं आ चुकी हूँ। के कौन थे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, खुद रिसर्च करके। हालांकि मुझे पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद बताएं, बाकी मैं वहाँ पास जाके आपको बता दूँगी। पीछे मेरे आपको दिख रहा है बहुत ही सुंदर सा स्टैचू है। ये जो स्टैचू बना हुआ है ये कॉपर और एक और धातु को मिक्स करके बनाया गया है, और मुझे लग रहा है ये तीनों स्टैचू में से सबसे जो टॉप हाइट पे दिख रहा है वो यही है। अब इसके पास तक कैसे जाना है, उसका फ़िलहाल जो रास्ता है ये बिल्कुल पहाड़ों वाला है, दोनों तरफ पहाड़ है, जिसकी वजह से गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। पूरी तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अब उसके पास चलते हैं और उसके बाद में ये स्टैचू फिनिश हो जाएगा। आवाज़ें जो आपको आ रही है वो एक इवेंट की है, आज हो रहा है, जब आप आ रहे हैं तब हो सकता है ना हो, एक इवेंट चल रहा है, इस वजह से थोड़ी आवाज़ हो रही है, अदरवाइज ये बहुत ही शांत प्लेस आपको लगेगा। ये स्टैचू इतना बड़ा है कि आपको एयरपोर्ट से बिल्कुल साफ दिखाई देता है। GWK पार्क में घूमने के लिए आपको 1 घंटे का समय कम से कम लगेगा। मेरा सजेशन रहेगा कि आप बोगी ले ले ताकि धूप में आपको थकान का एहसास ना हो। GWK के पास में बिल्कुल आ चुकी हूँ, और ये स्टैचू इतना ऊंचा है कि आपको पूरा मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ, जबकि मैं बहुत दूर खड़ी हूँ। पास से अगर आप फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करवाएंगे तो आपके पूरे फोटोग्राफ्स भी नहीं आएंगे। यही वो बिल्डिंग है, मतलब यही वो स्टैचू है जिसके अंदर जाने का ट्रिप भी होता है, मतलब आप अंदर जाके पूरा ऊपर तक भी जा सकते हैं, जिसकी एंट्री फीस मैं आपको ऑलरेडी बाहर बता चुकी हूँ। इसके अलावा जो दोनों स्टैचूज़ में से एक को भी बोगी से एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक स्टैचू कवर करने के लिए, यानी सिर्फ विष्णु भगवान के स्टैचू को कवर करने के लिए थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। उसके अलावा आप सारे पॉइंट्स को इस बोगी से भी कवर कर सकते हैं। तो अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम है या फिर आप धूप से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप बुगी की हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज आप पैदल भी चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बाली के पेट्रोल की प्राइसेस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ कैब ही नहीं स्कूटी भी हायर कर सकते हैं। अगर आप स्कूटी हायर करके घूमेंगे तो ऑब्वियसली आपको लगेगा पेट्रोल का खर्चा, और यहाँ पे जो पेट्रोल के चार्जेस आपको पड़ेंगे दैट इज़ 83 रुपीज़ में आपको 1 लीटर तक का जो पेट्रोल है वो मिल जाता है। तो मैं आ गई हूँ एक ऐसे अट्रैक्शन में जो मैंने बहुत नाम सुना था, मतलब मुझे बहुत अजीब सा भी लगता था, उल्लूवांटू टेम्पल। यहाँ पे ट्रेडिशन है, वैसे मैंने फुल क्लोथ्स पहन के मैं सुबह से ही निकली हूँ, बट स्टिल आपको अगर थोड़ा सा भी पोर्शन अगर आपका ओपन है तो आपको उसे कवर करना होगा। इसके लिए मुझे ये भगवा कलर का मिला है, जिससे मुझे अपने टबी को कवर करना है और फिर जाना है अंदर। तो फटाफट से इसको कवर करके अंदर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अंदर क्या है देखने के लिए। उल्लूवाटू टेम्पल के मैं एक ऐसे पॉइंट पे आ चुकी हूँ जहाँ पे आके आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मेरे सामने बहुत ही शानदार सी व्यू है। ऑपोजिट साइड में थोड़ी ही देर में सनसेट होने वाला है, और दूसरी तरफ एक ऑडिटोरियम है जहाँ पे शो चल रहा है, जहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही है, डांस शोज़ एंड काफ़ी कुछ। तो ये टेम्पल को घूमने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब अगर आप हर एक जगह पे फ़ोटो खिंचवाते हुए जाएंगे तो 1 से 1.5 घंटा भी आपके लिए यहाँ पे कम पड़ेगा। टेम्पल जो मेन
जो अट्रैक्शन है, जिसका नाम दिया गया है टेम्पल, वो मेन अट्रैक्शन ना रह के यहाँ के व्यूज़, यहाँ का जो शो हो रहा है, ये सब मेन अट्रैक्शन बन गया, क्योंकि टेम्पल के बिल्कुल अंदर तक जाना अलाउ नहीं है। बाहर से ही आप गेट से ही दर्शन वगैरह कर रहे हैं। बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं, सब लोग ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। यहाँ पे बंदरों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदर है और वो कुछ भी आपकी चीज़ें उठा सकते हैं, बाल खींच सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शरारती टाइप के। ओवरऑल इस पॉइंट पे आपको सनसेट के टाइम पे ही आना चाहिए, ताकि आप पूरे मज़े इस व्यू पॉइंट के ले पाएँ। बाली के अगले भाग में हम जानेंगे बाली के इंस्टाग्राम पोस्ट वाले फेमस प्लेसेस, साथ ही साथ बजट और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।